अब की बार भगवान की कृपा से हमारे खेत की फसल काफी अच्छी होगी, देख लेना। हाँ सुलेखा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस बार की फसल के लिए हम दोनों ने जो दिन रात मेहनत की है ना, अरे उसी का तो परिणाम है कि इतनी बढ़िया फसल मिलेगी। चलो अब शाम होने वाली है, घर चलते हैं, चलो। हाँ जी चलिए, मुझे घर जाके भोजन भी पकाना है। विकास और सुलेखा खेत से घर के लिए चल देते हैं। ए सुलेखा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? खाना वाना खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी? कुछ बना कि नहीं बना? अरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत देर हो गई। आप भी ना थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हो? खाना बनने में समय लगता है। क्या कहें, तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि हमसे थोड़ा सा भी सब्र ही नहीं होता है। अरे लाओ लाओ लाओ, जल्दी से खाना दो। विकास के खाना खाने के बाद उसकी पत्नी सुलेखा बोलती है, अजी सुनते हो, आप जंगल से जो लकड़ियाँ लाए थे वो खत्म हो गई है। आज का खाना भी बहुत मुश्किल से बन पाया है। आप कल जंगल जाके थोड़ी लकड़ियाँ ले आना। हाँ ठीक है, कल सुबह ही जंगल से लकड़ियाँ ले आऊंगा। अगली सुबह विकास सबसे पहले अपने मित्र केशव के पास जाता है। अरे विकास भैया, आज सुबह सुबह मेरे पास कैसे आना पड़ा? सब ठीक तो है ना? अरे ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है केशव भाई, वो तो तुम्हारे गधे की जरूरत पड़ गई तो हमने कहा चलो चलते हैं। अरे भैया, तुम भला खेती किसानी वाले को मेरे गधे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अरे कहा है कि हम जंगल जा रहे थे लकड़ी लेने, अब तुम्हारा गधा मिल जाता तो एक साथ काफी सारी लकड़ी ले आता, जिससे कि मुझे बार बार जंगल जाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए। ओ ऐसा, तो ठीक है विकास भाई, तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। विकास गधे को अपने साथ लेके जंगल पहुंच जाता है और उसको एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है। कल रात काफी तेज आंधी चली थी, शायद ये पेड़ रात को आंधी का सामना कर नहीं पाया होगा और गिर गया। चलो मेरे लिए तो अच्छा है, कम से कम लकड़ी काटने के लिए अब ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। चल भाई शुरू हो जाते हैं। विकास लकड़ी काटने पेड़ के पास जाता है। उसको किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। कोई है, कोई है, मेरी कोई मदद करो। अरे ये किसकी आवाज है? ओ, मुझे लगता है कि कोई न कोई तो मुसीबत में है। लकड़ी बाद में काटूंगा, फिलहाल जिसको मदद की जरूरत है उसके पास चलता हूँ। विकास ऐसा बोलकर थोड़ा सा ही आगे चल के आता है। उसको एक गाय दिखती है जिसको बहुत चोट लगी थी। अरे रे 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 रे, बाप रे बाप, इस बेचारी गाय को तो बहुत ही चोट लगी है। रुको 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 रुको, मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। विकास गाय को ऐसे बात करते देख हैरान हो गया और बोला, अरे बाप रे बाप, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। ये गाय तो सच में मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। अब मैं इसकी मदद करूं तो करूं कैसे? विकास ऐसा सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है। ये लो जादुई जड़ी बूटी, तुम इसे गाय पर जल्दी से लगा दो, ये ठीक हो जाएगी। बंदर विकास को जड़ी बूटी देके चला जाता है। विकास जैसे ही गाय को जड़ी बूटी लगाता है, उसके घाव भर जाते हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है गौ माता। वैसे ये बताओ कि तुमको ये चोट कैसे लगी? मैं अपने मालिक के साथ जंगल आई थी। चारा खाते खाते मैं जंगल के ज्यादा अंदर चली गई। तभी वहाँ एक खूंखार शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ घर चल सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या करना है। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ।
विकास गाय को अपने साथ लेके घर आ जाता है। आप आ गए, और ये गाय किसकी है? विकास जंगल में हुई सारी बात सुलेखा को बता देता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया इसको अपने साथ लाके। गाय भी विकास के पास आके बहुत खुश रहने लगी। विकास रोज उसको चारा देता और उसका बहुत ख्याल रखता। एक दिन विकास, मैं इतने दिन से तुम्हारे घर पर रह रही हूँ, मगर आज तक तुम मुझे कभी भी अपने खेत पर लेके नहीं गए। कल से मुझे भी साथ ले चलना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं तुमको खेत ले जाने के लिए तैयार करता हूँ गौ माता, लेकिन ध्यान रखना तुम किसी भी इंसान के सामने ये इंसानों वाली भाषा में बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं पता नहीं गांव वाले क्या सोचेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं किसी के सामने तुमसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन ही विकास गाय को अपने साथ लेकर खेत पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर काम करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विकास, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, तुम बहुत थक जाते होगे। हाँ, थक तो जाते हैं, पर अब कर भी का सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि ट्रैक्टर ले लें। तुमको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हल चलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, अरे वाह, अगर तुम सच में हमरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अब विकास और उसकी गाय की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और ये बात गांव के सबसे लालची इंसान गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? अरे सरपंच जी, आज जब सुबह विकास के खेत के पास से गुजर रहा था ना, तब मैंने उस गाय को बोलते हुए सुना। हाँ। वाह भाई वाह, फिर तो विकास को खेती वेती छोड़कर सर्कस में काम कर लेना चाहिए, खूब पैसा मिलेगा। सरपंच जी, आप भी सही कह रहे हैं। बस ये मजाक की बात छोड़ो, उसकी खेत की जमीन कैसी है ये बताओ। सरपंच जी, उसकी जमीन जमीन नहीं, सोना है, बहुत ही उपजाऊ है और खेती भी अच्छी होती है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ लोहे का कारखाना खोल लूं विकास की जमीन पर। वहाँ से गांव में आने जाने का रास्ता भी ठीक है। मगर मालिक, वो विकास अपनी जमीन आपको नहीं बेचेगा और ना ही उसको गिरवी रखेगा, तो आप जमीन के बारे में तो भूल ही जाइए फिर। हाँ, तो मैं भी देखता हूँ कि विकास उस जमीन को मुझसे कैसे बचा पाएगा। सरपंच ने पूरे गांव वालों की जमीन तो हड़प कर ही रखी थी। अब उसकी नजर विकास के खेत पर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ विकास की पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, शायद मेरे जाने का समय आ गया है। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही सुलेखा? मैं हूँ ना, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ। ऐसे ही कई महीने गुजर गए, मगर सुलेखा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। कोई भी वैद्य उसके रोग को दूर नहीं कर पाया। अब तो विकास के पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। मैं देख रही हूँ तुम काफी दिनों से बहुत परेशान हो, आखिर बात क्या है? हाँ, तुमको तो पता ही है गौ माता, सुलेखा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके इलाज में काफी ज्यादा पैसे लग गए हैं। अब तो बस फसल बेचकर ही कुछ हो सकता है, मगर फसल को होने में अभी भी 1 महीने का समय लगेगा। तब तक मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना है तुम्हारा मित्र बहुत पैसे वाला है, क्यों ना तुम उससे कुछ मदद ले लो, फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए उसको दे देना। हाँ, ये तुम सही कह रही हो, मैं अभी केशव के पास जाता हूँ। सरपंच को पता चल गया था कि विकास अपने मित्र के पास कुछ पैसे उधार लेने जाने वाला है।
उसने केशव को अपने पास बुला लिया। सरपंच जी, आपने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? कोई काम था क्या आपको? केशव, तुम्हें याद है तुमने अपनी जमीन मुझे 5 साल पहले बेच दी थी। तुम्हारे पिताजी का प्रेम उस जमीन के प्रति बहुत था, याद है? हाँ, पर सरपंच जी, आपने तो मुझे मेरी जमीन वापस करने से साफ मना ही कर दिया था, तो अब उसके बारे में क्या ही बात करना। अरे बेटा केशव, देखो मैं तुम्हें वो जमीन दे दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? सुनो, विकास आज तुमसे कुछ पैसे लेने के लिए आएगा। तुमको उसे साफ साफ मना कर देना है और उसे मेरे पास भेज देना है। बस इतना सा काम है, समझ गए? केशव सरपंच की बात मान लेता है। कुछ देर बाद विकास केशव के घर के पास जाके, अरे भैया केशव, कहाँ हो मित्र? कब से आवाज दे रहा हूँ, जल्दी आओ। केशव, अरे विकास भाई, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, बताओ आज कैसे याद आ गई? अरे भैया, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है और अभी फसल का कुछ अता पता तो है नहीं कि कब तक तैयार होगी फिर बिकेगी। मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो भाई? विकास भाई, अभी तुम्हारी मैं माफ करना कोई मदद कर नहीं पाऊंगा। तुमको तो पता है कि पिछले महीने मेरी चाची जी का स्वर्गवास हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में ही मेरे सब पैसे खत्म हो गए। हाँ, केशव भाई, अब तुम ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर समय से तुम्हारी भाभी की दवाई ना कराई तो कुछ भी हो सकता है। अरे विकास भाई, अब तो तुम्हें एक ही इंसान पैसे दे सकता है और वो है हमारे गांव के सरपंच। तुम उनके पास जाके पैसे क्यों नहीं मांगते भाई? अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस धोखेबाज से 1 रुपया नहीं लूंगा। उसके बेईमानी के पैसे से तो अच्छा है कि मैं अपने पत्नी का इलाज ही ना कराऊं। हाँ। विकास बड़े दुखी मन से घर आ जाता है, मगर अब उसके मन में यही चल रहा था कि अब वह दवाई के लिए पैसे कहां से लाए। ये सब गाय देख रही होती है। विकास तो बहुत परेशान लग रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई, मुझे जंगल में रहने वाले गुरुजी के पास जाना चाहिए। वो विकास की इस मुसीबत को दूर करने में मेरी सहायता जरूर करेंगे। गाय गुरुजी के पास जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां गुरुजी अपनी साधना कर रहे थे। गुरुजी, आंखें खोलिए, मेरी सहायता कीजिए, आंखें खोलिए गुरुजी। गाय की आवाज सुनकर गुरुजी आंखें खोलते हैं और देखते हैं एक गाय उनके सामने खड़ी है और इंसानों की भाषा में बात कर रही है। हे गाय, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में बहुत सी मायावी शक्तियां वास करती हैं, फिर भी तुम यहाँ चली आई? गुरुजी, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मुझे एक ऐसी दवा की जरूरत है जिससे हर रोग खत्म हो जाए। कृपा करके मुझे बताइए वो दवा कहाँ मिलेगी? मैं तुमको बता तो दूंगा, मगर उस दवा को लाने का मार्ग बहुत कठिन है। मैं हर कठिनाई पार कर वो दवा जरूर लाऊंगी। आप बस मुझे रास्ता बताइए गुरुजी। तुमको यहाँ से पश्चिम की दिशा में जाना है। तुमको एक घना जंगल मिलेगा जहाँ काफी अंधेरा होगा। तुमको उस जंगल को पार करना पड़ेगा। उसके आगे जाने के बाद तुमको वो जड़ी बूटी मिल जाएगी। समझ गई? मैं उस जड़ी बूटी को कैसे पहचानूंगी गुरुजी? वो जड़ी बूटी कोई आम नहीं है। उसकी एक खासियत है, वो गहन अंधेरे में भी तीव्र प्रकाश की तरह चमकती है। तुम उसको आसानी से पहचान पाओगी। गाय उसी मार्ग पर चल देती है जो गुरुजी ने बताया था। कुछ देर चलने के बाद वो एक काले जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ तो मैं आ गई, मगर आगे तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ तो काफी कांटे हैं। अब मैं क्या करूँ?
मुझे आगे जाना ही पड़ेगा इस रास्ते पर। गाय ऐसा बोलकर कांटों के बीच से गुजरने लगती है। उसको काफी कांटे चुभ जाते हैं, मगर वो रुकती नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वो जड़ी बूटी जरूर प्राप्त करूंगी। अरे वो क्या है जो इतना चमक रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वही जड़ी बूटी है जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। गाय जैसे ही जड़ी बूटी लेने जाती है, तभी एक विशालकाय सांप वहां आ जाता है। अरे आज तो भोजन में बड़ा शिकार मिल गया। अब इसको खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। सांप भाई, तुम मुझे मत खाओ। मैं अपनी मालकिन के लिए जड़ी बूटी लेने आई हूँ। कृपा करके मुझ पर दया करो। अगर मैं ऐसे ही हर किसी पर दया करूंगा तो फिर मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा ना। तुमको यहाँ से मैं नहीं जाने दे सकता। अब तुम मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, मगर मुझे वचन दो ये जड़ी बूटी मेरे मालिक तक पहुंचा दोगे। मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ अचानक बहुत सारा धुआं हो जाता है। देखते ही देखते वो सांप का रूप बदल जाता है। गुरुजी, आप यहाँ? और वो सांप कहाँ गया? वो सांप मैं ही था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और तुम उस परीक्षा में सफल हुई। ये लो जड़ी बूटी। आगे कभी भी मेरी कोई जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी विकास के पास जाती हूँ। गाय जंगल से लौटकर विकास के पास आ जाती है। अरे गौ माता, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी पता है तुम्हें? और ये तुम्हारे मुंह में क्या चमक रहा है? क्या है ये? गाय मुंह से जड़ी बूटी नीचे गिराकर बोलती है, ये एक दिव्य जड़ी बूटी है। इससे हर रोग का उपचार हो सकता है। तुम मालकिन को ये जड़ी बूटी खिला दो, वो ठीक हो जाएंगी। क्या बात कर रही हो? तुम सच बोल रही हो? अरे क्या सच में मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी? ठीक है, मैं अभी सुलेखा को ये दवा देता हूँ। विकास सुलेखा को दवा खिला देता है और सुबह जब होती है तब सुलेखा विकास के पास आती है। देखिए जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई। वो दवा तो सच में चमत्कारी निकली। सुलेखा ठीक हो गई थी। कुछ दिन में ही विकास की फसल भी तैयार हो गई, जिसको बेचकर विकास को काफी मुनाफा हो जाता है। ये बात सरपंच तक पहुंच जाती है। ए बिरजू, जल्दी से यहाँ इधर आ। अरे क्या हो गया मालिक? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? अरे उस विकास की पत्नी ठीक कैसे हो सकती है और उसकी फसल भी अच्छे दाम में बिक गई। अरे अब मेरे कारखाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मालिक, एक उपाय है। अगर आप उस विकास को रास्ते से हटा दें तो फिर तो आप उसकी जमीन आराम से हड़प सकते हैं ना। ये हुई ना बात। ये कही तुमने ठीक बात। चलो आज इस विकास का काम तमाम ही कर देते हैं। चलो। सरपंच नौकर को अपने साथ लेकर विकास के खेत के लिए निकल जाता है। वहाँ विकास अपने खेत में गाय से बात कर रहा होता है। हाँ, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। शायद इस जन्म में मैं तुम्हारा कर्ज भी ना चुका पाऊं। ऐसी बात नहीं है मालिक, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। विकास और गाय ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। विकास, चलो अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अरे भाई, मेरा काम और भी आसान हो गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ए बिरजू, मार इसको, मार साले को। बिरजू जैसे ही विकास पर भाला फेंककर मारता है, वैसे ही गाय उस भाले के आगे आ जाती है। अरे ये क्या किया तुमने? मेरे ऊपर होने वाले हमले को अपने ऊपर काहे ले लिया? तुमने मेरी जान बचाई थी, इसका कर्ज मुझे कभी न कभी तो उतारना ही था। गाय दर्द से तड़प रही थी और गुरुजी को याद करने लगी। तभी वहाँ धुआं हो जाता है।
और देखते ही देखते गुरुजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। गाय को घायल देखकर गुरुजी, मूर्ख इंसान, ये तुमने ठीक नहीं किया। एक बेचारी गाय को मारने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। गुरुजी अपनी शक्तियों से सरपंच और बिरजू को चूहा बना देते हैं। बाबा जी, मेरी जान बचाने के लिए इस गौ माता ने अपनी जान दांव पर लगा दी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको ठीक कर दीजिए ना। गुरुजी अपनी दिव्य शक्तियों से गाय को ठीक कर देते हैं। विकास, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, आपने गाय को जीवन दान दे दिया, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बाकी सब है। बहुत अच्छे। ये लो विकास, ये लॉकेट लो। ये कोई आम लॉकेट नहीं है। इसको तुम पहन लो, तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। धन्यवाद बाबा। विकास और गाय घर आ जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अजी सुनते हो, क्या अब हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? अब तो ये नौबत आ गई है कि एक समय का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भाग्यवान, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुमको तो पता ही है, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी बेचकर जो कुछ भी कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा करना मुश्किल तो है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और काम भी तो नहीं आता। चलो अब मैं जाता हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है। सुरेश अपनी पत्नी से ऐसा बोलकर वहाँ से सीधे अपने गधे चुलबुल के पास जाके बोलता है, चल भाई चुलबुल, आज हमें काफी देर हो गई है। अगर हम शाम तक ज्यादा से ज्यादा लकड़ी ना बेच पाए तो शायद आज का खाना भी नहीं मिल पाएगा। अब जल्दी चल। सुरेश अपने गधे को लेकर जंगल के लिए निकल जाता है। अरे रुक चुलबुल, ये पेड़ देख कितना अच्छा है। अगर इस पेड़ को काट दिया तो आज काफी लकड़ी मिल जाएंगी और हमें किसी दूसरे पेड़ को काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ। सुरेश कुछ ही देर में काफी सारी लकड़ी काट लेता है और उन लकड़ियों को चुलबुल के ऊपर लाद कर बाजार के लिए निकल जाता है। अरे भैया, हम क्या बताइए तुमका, जीवन बड़ा खराब है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान करता कुछ भी काम है। ला 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 हे ला 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 ला। अरे कोई मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कोई तो मेरी सहायता करो, बचाओ मुझे। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। काफी देर इधर उधर देखने के बाद सुरेश को एक तोता दिखाई देता है। तोता जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अरे ये क्या, यहाँ तो एक तोता जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। लगता है किसी शिकारी ने जाल बिछाकर कुछ भोजन रखा होगा। यह भूख की वजह से इस जाल में फंस गया होगा। चलो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। सुरेश उस तोते को जाल से बाहर निकाल लेता है। तोता बहुत घायल हो गया था। अरे रे 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 रे, ये तोता तो बहुत जख्मी हालात में है। मैं इसको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, नहीं तो ये किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। सुरेश तोते को लेकर घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से थोड़ा हल्दी का लेप लेके आओ। अरे ये क्या भगवान, इस तोते को तो बहुत चोट लगी है। हाँ, मैं अभी हल्दी का लेप बनाकर लाती हूँ। सुरेश तोते के घाव पर हल्दी का लेप लगा देता है। अब मैंने ये हल्दी वाला लेप तुमको लगा दिया है। जल्द ही तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे और पहले की तरह उड़ सकोगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तोता पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था और उड़ने भी लगा था और अब वह सुरेश के साथ ही रहने लगा था। तभी रात को गांव का एक चोर
आजकल तो चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर आज भी मैं चोरी नहीं कर पाया तो कल भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आज चोरी करके ही रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कल्लू सुरेश के घर के पास आ जाता है। ये घर ठीक लग रहा है, अगर मैंने यहाँ चोरी की तो कुछ ना कुछ धन तो मिल ही जाएगा। मैं इसी घर में चोरी कर लेता हूँ। चोर जैसे ही घर के अंदर घुसता है, अरे ये तो कोई चोर लग रहा है, मुझे मालिक को जल्दी जगाना होगा। मालिक उठो, जल्दी उठो, हमारे घर एक चोर घुस आया है, मालिक जागो। अरे वाह, ये तोता तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल सकता है। क्यों ना मैं इसको ही चुरा लूं, इसको बेचकर मुझे अच्छा खासा धन मिल जाएगा। चोर धीरे से तोते का पिंजरा उठाकर वहाँ से निकल लेता है। अब तो सुबह होने वाली है, आज तो पूरी रात चल चल कर मेरी हालत खराब हो गई है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर इसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, बाकी बाद में देखूंगा इस तोते का क्या करना है। कल्लू चोर वही पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से महाराज वीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे होते हैं। महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, मेरी जान की रक्षा कीजिए, महाराज ये चोर मुझे मार देगा। महाराज वीर सिंह मदद की आवाज सुनकर वहीं रुक जाते हैं। कौन है? किसको हमारी सहायता चाहिए? महाराज इधर नीचे देखिए, मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तोता ही मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। लगता है ये चोर इसको कहीं से चुरा कर लाया है। मैं इस चोर से यह तोता खरीद लेता हूँ। राजकुमारी इसको देखकर अत्यंत खुश हो जाएगी। महाराज वीर सिंह चोर को नींद से उठाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। महाराज की आवाज सुनकर चोर की नींद खुल जाती है और महाराज को सामने देखकर चोर बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, महाराज आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? तुम मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ये तोता किसका है और कहाँ से चोरी करके लाए हो? महाराज ये तोता तो मेरा ही है, मैंने कहीं चोरी नहीं की। महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे रात के समय चोरी किया था और अब मुझे बेचने ले जा रहा है। चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने झूठ बोलने की? अगर हम चाहें तो अभी तुमको मृत्यु दंड दे सकते हैं। महाराज माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे जीवन दान दीजिए महाराज। ठीक है, हमने तुमको माफ किया, लेकिन हमारी एक शर्त है। आज के बाद तुम कहीं भी चोरी नहीं करोगे और यह तोता तुम मुझे दे दो। इसके बदले में 100 मुहर रख लो। महाराज आप बहुत दयालु हैं, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। महाराज वीर सिंह तोते को अपने साथ लेकर महल निकल जाते हैं और राजकुमारी के पास जाके बोलते हैं, राजकुमारी आप यहाँ हो, देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। पिताजी ये तोता तो काफी खूबसूरत है। यह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। यह इंसानों की भाषा को बोल सकता है और समझ भी सकता है। पिताजी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा अद्भुत तोता देने के लिए। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। राजकुमारी तोते का बहुत ख्याल रखती और वह अलग अलग पकवान तोते को खिलाती, मगर तोते का मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, क्योंकि उसको लकड़हारे की याद आ रही थी। मैं इतने समय से देख रही हूँ तुम कुछ भी ठीक से नहीं खाते, आखिर बात क्या है? मुझे अपनी मित्र ही समझकर बता दो। राजकुमारी इस पिंजरे में रह रहकर मैं थक गया हूँ, क्या आप मुझे कहीं घुमाने ले चल सकती हैं? मुझे माफ कर दो तोते, मैं आज के बाद कभी तुमको पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे फल लगे हैं। राजकुमारी तोते को लेके जंगल पहुँच जाती है और तोता भी जंगल आने की खुशी में हवा में इधर उधर उड़ने लगता है। तभी उसको एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। राजकुमारी वो देखिए, एक पत्थर कैसे चमक रहा है, मुझे तो ये कोई जादुई पत्थर लग रहा है, आप इसको छूना नहीं।
तुम फालतू में डर रहे हो, ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर है और कुछ भी नहीं। चलो इसको अपने साथ ले चलते हैं। राजकुमारी ऐसा बोलकर जैसे ही पत्थर को छूती हैं, वैसे ही राजकुमारी उस पत्थर के अंदर चली जाती हैं। ये सब देखकर तोता, अरे ये क्या, राजकुमारी तो इस जादुई पत्थर के अंदर चली गई। मुझे जल्दी महाराज तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो राजकुमारी की जान भी जा सकती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी वहाँ एक भयानक सांप आ जाता है और वो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्तियों से बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। बहुत अच्छा मेरे नगासुर, आखिरकार तुम मेरे पास एक राजकुमारी लाने में कामयाब हुए। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं जो चाहती हूँ वही होता है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुमको इस जंगल में आखिर में एक नदी मिलेगी, वहाँ जाना है और उसमें से अमृत लेके आना है। उस अमृत को पीकर मैं अमर हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, मैं अमृत ले आऊंगी, मगर तुम अपना वचन याद रखना। राजकुमारी ऐसा बोलकर जंगल के आखिर में जो नदी थी वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि एक विशाल और भयानक राक्षस उस नदी की रक्षा कर रहा है। इस नदी की रक्षा तो ये भयानक असुर कर रहा है। अब मैं कैसे इसके सामने से अमृत लेकर आऊं? लगता है मुझे चुपके से ही अमृत लेना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। राजकुमारी जैसे ही नदी के पास अमृत लेने जाती है, उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज राक्षस सुन लेता है। मूर्ख लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अमृत को चोरी करने की? अब मैं तुमको बंदी बना लूंगा, वो भी जीवन भर के लिए। राजकुमारी कुछ बता पाती उससे पहले राक्षस ने राजकुमारी को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, महाराज गजब हो गया, जल्दी मेरे साथ चलिए, राजकुमारी की जान खतरे में है। ये तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमारी को क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैं और राजकुमारी जंगल में घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर राजकुमारी ने एक जादुई पत्थर छू लिया और राजकुमारी उस पत्थर के अंदर चली गई। आप देर ना कीजिए महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए। महाराज वीर सिंह तोते के साथ उसी जगह आ जाते हैं। महाराज, यही वो जादुई पत्थर है जिसके अंदर राजकुमारी समा गई। अब यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं अपनी पुत्री को वापस जरूर लाऊंगा। इतना बोल के महाराज वीर सिंह उस पत्थर को जैसे ही स्पर्श करते हैं, पत्थर से तेज प्रकाश निकलता है और वो भी पत्थर के अंदर चले जाते हैं। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, मगर अब मैं राजकुमारी को कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिख रहा और ना ही कोई इंसान है। महाराज ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वहाँ वो ही सांप आ जाता है और महाराज को अपने साथ चुड़ैल के पास ले जाता है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जल्दी बताओ, मुझे अपनी पुत्री को भी ढूंढना है। राजा वीर सिंह, मैं इस जगह की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हूँ और मुझे पता है तुम्हारी पुत्री अभी कहाँ है। तो बताओ, कहाँ है मेरी पुत्री? यहाँ से कुछ दूर ही एक सुंदर नदी है, वहाँ जाओ और उस नदी का जल लेकर आओ, तभी तुम्हारी पुत्री तुमको मिलेगी। अगर तुम जल लाने में कामयाब नहीं हुए
तो तुम्हारी पुत्री की जान भी जा सकती है। अब जाओ। वीर सिंह चुड़ैल की बताई हुई जगह पर पहुंच गया और उसने देखा एक राक्षस उस नदी के आसपास पहरा दे रहा है और वहीं राजकुमारी भी पिंजरे में कैद है। अरे ये क्या, राजकुमारी तो यहाँ है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने पहले राजकुमारी को यह जल लेने भेजा होगा। शायद यह जल कोई आम जल नहीं, अमृत है, इसलिए तो यह राक्षस इस नदी का पहरा दे रहा है। मुझे जल्द ही यहाँ से राजकुमारी को आजाद करना होगा। महाराज वीर सिंह राक्षस के सामने जाकर बोलते हैं, राक्षस, अपनी जान की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी पुत्री को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। मूर्ख, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि यह मायावी जंगल मेरा है और तुम मुझे मेरे ही जंगल में आकर धमकी दे रहे हो। बहुत हिम्मत है तुम में, मगर अब तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। राक्षस अपनी जादुई शक्ति से महाराज वीर सिंह पर कई हमले करता है। महाराज वीर सिंह हर हमले का जवाब देते हैं। ऐसे ही काफी देर तक युद्ध चलता रहता है। यह राक्षस तो बहुत शक्तिशाली है, इसे मैं ऐसे नहीं हरा पाऊंगा। अब मुझे माँ काली के दिए हुए अस्त्र का उपयोग करना ही पड़ेगा। वीर सिंह जैसे ही मंत्र पढ़ता है, उसके आगे एक चक्र आ जाता है। हे चक्र, इस दुष्ट राक्षस का वध कर दो। ऐसा बोलते ही चक्र सीधा जाकर राक्षस की गर्दन पर वार कर देता है। देखते ही देखते राक्षस का सिर धड़ से अलग हो जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था महाराज, ताकि इस जादुई नदी का अमृत गलत हाथों में ना पड़ जाए। महाराज वीर सिंह राक्षस की ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं और अपनी पुत्री को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद राजकुमारी और महाराज नदी के पास जाते हैं। महाराज थोड़ा सा अमृत स्वयं पी लेते हैं और थोड़ा अमृत राजकुमारी को पिला देते हैं। पिताजी, हम इस राक्षस को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आप इसको भी थोड़ा अमृत पिला दीजिए। महाराज वीर सिंह थोड़ा अमृत राक्षस को पिला देते हैं। अमृत को पीने के बाद राक्षस बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। महाराज, आप महान हो, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। राक्षस, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? महाराज, यहाँ से आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप उस चुड़ैल को मार दोगे। यह लो महाराज, जादुई जल। इस जल को उस चुड़ैल को पिला देना, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप उसको आसानी से मार पाओगे। महाराज वीर सिंह चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, यह लो अमृत, अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब हमें यहाँ से जाने का रास्ता बताओ। मैं तुमको यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों जीवन भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। चुड़ैल जैसे ही जल को अमृत समझकर पी लेती है, उसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तभी मौका देखकर महाराज वीर सिंह अपनी तलवार से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। ये नहीं हो सकता, मैंने तो अमृत पिया था, तो मैं कैसे मर सकती हूँ? मुझे पता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगी, इसलिए मैंने तुमको जादुई जल दिया था, अमृत नहीं। महाराज वीर सिंह और राजकुमारी अब वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो सांप आ जाता है। महाराज, आपने उस चुड़ैल को मार के मुझे आजाद किया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस मायावी दुनिया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जी महाराज, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। यह एक जादुई दरवाजा है।
आप इसके अंदर चले जाइए। महाराज वीर सिंह और राजकुमारी दरवाजे के अंदर जैसे ही जाते हैं वैसे ही वे अपने महल पहुंच जाते हैं। हे तोते, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। बोलो तुमको क्या चाहिए? महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 1000 सोने की मोहरें देकर मुझे आजाद कर दीजिए। तोता ने जैसे बोला था महाराज ने वैसा ही किया। उन्होंने 1000 सोने की मोहरें तोते को दे दी और उसे आजाद कर दिया। तोता आजाद होने के बाद सीधा लकड़हारे के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है और सोने की सारी मोहरें भी उसे दे देता है। तोता भाई, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से आज हम 2 वक्त का खाना ठीक से खा पाएंगे और इस धन से भी मैं कोई नया काम शुरू कर पाऊंगा। कुछ ही दिनों में सुरेश का व्यापार अच्छा चलने लगता है। कठोर परिश्रम और ईमानदारी के चलते काफी कम समय में सुरेश पैसे वाला बन जाता है। अब उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही और वो खुशी खुशी रहने लगा।